हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट नीरज मीणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अध्ययन 24/7 में। आज से हमने एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए। हालाँकि अभी कुछ समय पहले यूजीसी नेट 2024 जून के लिए यू यूजीसी नेट ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण वो एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया था। हालांकि इसका रीशेड्यूल यूजीसी नेट ने अपनी वेबसाइट में डाल दिया है। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम अगस्त के अंतर्गत होंगे और पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम अगस्त में फ्री कर देंगे। लेकिन हम जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रिपरेशन दिसंबर 2024 यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। अब ये जो प्रिपरेशन अपन दो टाइप से करेंगे। पहले जो अपने सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक्स दिए गए हैं, प्रत्येक टॉपिक वाइज पॉइंट्स को अपन विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में जो एक नई श्रृंखला स्टार्ट करेंगे उसमें उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रो देना चाहता हूँ। मैं नीरज मीणा यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस आरयू से की है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। बीएड भी मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। अभी वर्तमान में देवकन्या पीजी गर्ल्स कॉलेज देवली के अंदर पदस्थापित हूँ। मैंने ये सोचा कि इस श्रृंखला को स्टार्ट करने के पीछे मेरा मेन मोटिवेशंस ये है कि छात्रों को उनका समय रहते हुए यूजीसी नेट का सिलेबस कवर हो जाए और एक सरल वे के अंतर्गत अपन अच्छे से डिस्कस करके साधारण लैंग्वेज में समझ के अपना सिलेबस कंप्लीट टाइम्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लें। तो आज हम सबसे पहले माँ सरस्वती का नाम लेके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक टू अबाउट आवर सिलेबस। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इसमें दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जनरल अवेयरनेस जनरल स्टडी से रिलेटेड होता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। और जो सेकंड पेपर होता है वो अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस सेकंड पेपर में आते हैं। और जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो अपने ओपनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के लिए है। अब यूजीसी नेट ने जो सिलेबस रिसेंट नवीन सिलेबस जारी किया है उस सिलेबस में कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं, कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये अपन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स को हमेशा पता होना चाहिए कि अपन जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उस एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये अपन को पहले से पता होना चाहिए। तो चलो कोई नहीं, इस छोटी सी प्रॉब्लम को अपन सॉल्व आउट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। विश्व अनु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो अपना पॉलिटिकल साइंस का पेपर रहेगा। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट कोड 02 है। अब सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, सिलेबस को कैसे डिवाइड किया गया है, सिलेबस को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। काफ़ी लेंथी सिलेबस है बट कोई नहीं, अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फर्स्ट यूनिट में पॉलिटिकल थ्योरी आती है। इसमें अवधारणाएं स्वतंत्रता समानता न्याय अधिकार लोकतंत्र और शक्ति और नागरिकता के टॉपिक दिए हुए हैं। अब राजनीतिक परंपराओं में उदारवाद अनुदारवाद समाजवाद मार्क्सवाद नारीवाद पारिस्थितिवाद और बहुसंस्कृतिवाद और उत्तर आधुनिकतावाद दिया हुआ है। अब ये कैसे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है और ये सिद्धांत किस टाइप के होते हैं, इन सिद्धांतों का इफेक्ट समाज में किस टाइप का होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे।
जो अपनी सेकंड यूनिट रहेगी वो है पॉलिटिकल थॉट थिंकर से रिलेटेड सेकंड यूनिट रहेगी। अब जो पॉलिटिकल थिंकर से जो सेकंड रिलेटेड है, इसमें सभी पॉलिटिकल थिंकर्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स यानी कि विदेशों के जो पॉलिटिकल थिंकर है, उनकी जीवनियों के बारे में अपन पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में अपन डिस्कशंस करेंगे। अब इनमें कौन कौन से पॉलिटिकल थिंकर दिए हुए हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु, ये अपने पॉलिटिकल साइंस में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की संज्ञा दी गई है। मैकियावेली, मॉडर्न फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। होब्स, लॉक, रूसो, हीगेल और मेरी वोllstonecraft एक फीमेल थिंकर है। जॉन स्टूअर्ट मिल, जो इंग्लैंड के रहने वाले, इन्होंने लिबर्टी से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्ल मार्क्स, मार्क्स की थ्योरी, दलवहीन थ्योरी, वर्गवहीन समाज की स्थापना में इनके क्या उद्देश्य थे, इन्होंने कैसे सिद्धांत दिए, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अन्ना हेरांट, फ्रांस फैनन और माओ जेडांग और जॉन रॉल्स, ये इम्पोर्टेंट थिंकर अपने सेकेंड यूनिट में हो जाते हैं। थर्ड यूनिट के अंतर्गत अपन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें धर्मशास्त्र, सनातन धर्म में समाज की स्थापना कैसे हुई थी, शासन की स्थापना कैसे हुई थी, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। शुरुआत से पॉलिटिकल साइंस का कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये समाज में किस प्रकार अपना स्थान स्थापित किया, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशंस में कैसा इसका योगदान रहा। अच्छा चलो, इसके बाद में आता है कौटिल्य, जिसे फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल साइंस की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में आगनासुत, जो प्राचीन धर्म वेद दो से रिलेटेड है, उसमें कैसे शासन को डिस्क्राइब किया गया है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर बर्नी आता है, जो मुगल एम्पायर से रिलेटेड है। मुगलों ने भारत में किस प्रकार शासन किया था, उनकी क्या विचारधाराएं थी, इनके बारे में बर्नी ने विस्तार पूर्वक अध्ययन करके अपने को बताया है और उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर कबीर, पंडिता रमाबाई, फिर बाल गंगाधर तिलक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जो आधुनिक विचार के रूप में अपन इनको जानते हैं, जिन्होंने आज़ादी, भारत को आज़ाद करवाने में काफ़ी योगदान दिया था। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर आते हैं, वो स्वामी विवेकानंद, जो यूथ आइकन माने जाते हैं। इनके क्या विचार थे, समाज के बारे में क्या विचार थे, धर्म के बारे में क्या विचार थे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अपना सबसे इम्पोर्टेंट मेजर थिंकर आता है रविंद्रनाथ टैगोर, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर एम के गांधी, महात्मा गांधी की आधुनिक विचारधाराएं क्या थी, आधुनिक ग्राम स्वराज्य की विचारधारा कैसी थी, इन्होंने समाज के बारे में क्या अध्ययन किया था, आज महात्मा गांधी की नज़रों से समाज की कैसी स्थापना होनी चाहिए, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर अरविंदो के सप्त सिद्धांत के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पेरियार, ई रामास्वामी, साउथ से रिलेटेड, साउथ एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में अब अहम योगदान रहेगा। फिर मोहम्मद इकबाल, जो बाल गंगाधर तिलक की तरह ही अंग्रेजों के समय के एक वीर क्रांतिकारी थे, इनके विचार क्या थे अगेंस्ट अंग्रेजों के खिलाफ, इनकी जो शासन व्यवस्था, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था चल रही थी, उनमें किस प्रकार के सुधार होने चाहिए थे, ये एजुकेशन में किस प्रकार के सुधार होने चाहिए, इन्होंने काफ़ी कुछ विचार दिए थे। फिर आते हैं एम एन रॉय की नव उदारवाद, एम एन रॉय का नव समाजवाद कैसा होना चाहिए था, आगे भविष्य में किस प्रकार के समाज की स्थापना होनी चाहिए, उसके बारे में एम एन राय के क्या विचार थे, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर बी आर अम्बेडकर, जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाते हैं, जिन्हें संविधान का पितामह कहा जाता है, जिन्होंने अभी आधुनिक लोकतंत्र के अंतर्गत दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के संविधान का निर्माण इन्हीं के हाथों से हुआ था। इनके क्या विचार थे, उनके
बारे में अपन डिस्कस करेंगे। राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार क्या थे, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जयप्रकाश नारायण, इन जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, जयप्रकाश नारायण की वर्ग संघर्ष की क्रांति क्या थी, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में आता है फोर्थ यूनिट अपने कंपैरेटिव पॉलिटिकल विश्लेषण से। अब इसमें क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, इनके बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। संस्थागत नियोजन, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसके बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। नव संस्थावाद, इसके बारे में तुलनात्मक विश्लेषण क्या है उसके बारे में अच्छे से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में उपनिवेशवाद और विउपनिवेशीकरण के बारे में अपन अच्छे से समझेंगे। उपनिवेशवाद का स्ट्रक्चर्स क्या है, इसका नेचर्स क्या है और ये किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने में अपना अहम योगदान रखता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर राष्ट्रवाद की भावनाओं को अपन डिस्कस करेंगे। इसमें यूरोपीय और गैर यूरोपीय, एशिया को यूरोपीय कंट्री से रिलेटेड करके अपन पढ़ेंगे। फिर अपने आते हैं राज्य के राजनीतिक सिद्धांत। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी समाजों और इसकी प्रकृति के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। वाद विवाद, उत्तर उपनिवेशिक राज्य और कल्याणकारी राज्य, वैश्वीकरण तथा राष्ट्र राज्य की अवधारणा के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राजनीतिक शासन प्रणालियाँ। इसमें लोकतांत्रिक निर्वाचन से संबंधित, उदारवाद से संबंधित, बहुमत आधारित शासन व्यवस्था, सहभागी शासन व्यवस्था के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ, इसमें पैतृकवाद, फादर का क्या स्थान होता है उस जमाने के अंदर, जो परिवार के अंदर एक फादर की स्थिति क्या होती थी, वो कैसे अपने परिवार को चलाता था, उसकी क्या शक्तियाँ होती थी, वो उनका पावर कैसे इंक्रीज होता था, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर अधिकारीय तंत्रीय प्राधिकारवाद, सैन्य तानाशाही के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अभी जैसे लाइक एज एग्जांपल दूँ, पाकिस्तान पाकिस्तान में कैसे सेना वहाँ के साथ एडमिनिस्ट्रेशंस को समय समय पर उथल पुथल करती है, उसका क्या योगदान होता है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशंस को चलाने में, और किस प्रकार वो शासन व्यवस्था में इंटरफेयर करती है। उस टाइप में अपन विभिन्न देशों के संविधानों को डिस्कस करेंगे, वहाँ किस देशों की स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में सर्वाधिकारवाद और फासीवाद, इसके इसकी क्या अवधारणाएं होती है, इसके बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा संविधान और संविधानवाद। संविधान की क्या संविधान को बनाने में एक देश की क्या जरूरत होती है, संविधान देश की शासन व्यवस्था को चलाने में संविधान की भूमिका क्या होती है, और विधि का शासन स्थापित करने में संविधान की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। न्यायिक स्वतंत्रता, जस्टिस लिबर्टी क्या होती है, उदारवादी संविधानवाद क्या होता है, और इमरजेंसी पावर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और संविधानवाद की शासन व्यवस्था से जो लोकतांत्रिक देश अपनी शासन व्यवस्था चलाते हैं, उसमें उनके लोकतंत्र को कौन कौन सी प्रॉब्लम पेश आउट करनी होती है, या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनके सामने आ सकती है, और उनका लोकतंत्र एक लोकतंत्र वाद मतलब लोकतंत्र स्थापित करने में क्या क्या संकट पेश आउट करने होते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपन जो पढ़ेंगे वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो विकास, डेवलपमेंट, जिसमें कुछ समय का विकास, निर्भरता, एक देश की दूसरे देश के साथ क्या निर्भरताएं होती है इकोनॉमी के अंतर्गत, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विश्व व्यवस्था सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। विकास और लोकतंत्र को डिस्कस करेंगे। फिर शक्ति की संरचनाएं क्या है, शासक वर्ग, शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग, लोकतांत्रिक अभिजनवाद क्या होता है, इसके बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे।
फिर इलेक्शंस की पद्धतियाँ क्या होती है, इलेक्शंस का मोड क्या होता है, इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या भूमिका होती है, दलीय प्रणाली क्या होती है, हित समूह क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और वैसे ही समय-समय पर जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, उनके सामाजिक आंदोलन होने के पीछे की क्या भावनाएँ होती है और क्यों आंदोलन होते हैं, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। गैर सरकारी संगठन्स जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नागरिक समाज के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अपनी जो 5वीं यूनिट आएगी, 5वीं यूनिट में इंटरनेशनल रिलेशंस यानी आईआर से रिलेटेड पूरी यूनिट दी गई है। इंटरनेशनल टर्म्स क्या होते हैं, एक देश का दूसरे देश के साथ समन्वय क्या होता है और एक देश दूसरे देश से कैसे समन्वय स्थापित करता है, कैसे शांति बहाल करता है, इनके पीछे के क्या सिद्धांत होते हैं, क्या लॉजिक्स होते हैं, उनके बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आदर्शवाद, यथार्थवाद, संरचनावाद, मार्क्सवाद, नव उदारवाद और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, ऐसी विभिन्न थ्योरियों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर जो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो राज्य की प्रणाली क्या होनी चाहिए, राज्य के क्या कार्य होने चाहिए, राज्य की सर्वोनिटी क्या होती है, राज्य की अपनी सिक्योरिटी क्या होती है, इनके बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आजकल की सबसे बड़ी उभरती हुई जो एक देश के सामने समस्या आती है वो है युद्ध। वॉर क्यों होती है, वॉर के पीछे के क्या कारण है, एक देश दूसरे देश के साथ कैसी समस्याओं का सामना करता है, वॉर होने के पीछे के जो कारण हैं, उनके नेचर्स हैं और जो उनकी प्रकृति है। और उसके बाद में आजकल वॉर के लिए जो विनाशकारी हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसका इफ़ेक्ट कितना समाज में पड़ता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसका नियोजन कैसे कर सकते हैं अपन, निवारण कैसे कर सकते हैं और संघर्ष का रूपांतरण। हाँ, जो समस्याएँ चल रही है, उन समस्याओं को शांति से बहाल कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो अपने आईआर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ। यूएनओ की स्थापना क्यों हुई, इसके पीछे के क्या कारण थे, स्थापना के होने का उद्देश्य क्या था, ये अभी वर्तमान में किस स्थिति में है और इसका एक देश से दूसरे देश के बीच में समन्वय स्थापित करने में क्या अहम योगदान होता है, इनके बारे में और इनके जो वर्किंग स्ट्रक्चर्स है, यूएनओ का वर्किंग स्ट्रक्चर्स है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसमें ग्लोबलाइजेशंस और वुड्स प्रणाली क्या है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। साउथ और नॉर्थ ऑर्गेनाइजेशंस, उनके बीच के संवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूटीओ और G20, ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, इनको अपन अच्छे से देखेंगे कि भी इन ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, इसके पीछे का पर्पज क्या है, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर कुछ रीजनल्स कॉरपोरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, जैसे यूएन, अफ्रीकी संघ, संघाई कॉरपोरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस और आसियान। आसियान की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, और एशिया में सबसे बड़ा जो अभी ग्रुप चल रहा है वो आसियान है। इसमें विभिन्न देश जुड़े हुए हैं, कितने देश जुड़े हुए हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, इनके पीछे स्थापना होने के पीछे का उद्देश्य क्या था, इनके सबके बारे में अपन डिस्कस 5वीं यूनिट में करेंगे। फिर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम एक देश के सामने पेश आउट होती है वो है टेररिज्म, आतंकवाद। उसका नियोजन कैसे होगा, आतंकवाद को कैसे समाप्त करेंगे, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबलाइजेशंस, जो आजकल की सबसे विकट समस्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिनेवा प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। वियना ऑर्गेनाइजेशंस, वियना सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। और पर्यावरणीय चिंताएं,
एनवायरनमेंट जो अभी क्लाइमेट चेंजेज हो रहा है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और जो विकट समस्या है वो गरीबी, और गरीबी से अपन एक देश कैसे निजात पा सकता है, एजुकेशंस का क्या वहाँ पे रोल होता है, उसका विकास कैसे होगा, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। रिलीजन्स, एक धर्म भी आजकल सबसे बड़ी समस्याएं होने लगी है। एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति कट्टरपंथी भावनाएं उजागर हो रही है। एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से वाद संवाद करके उसके बाद में लड़ाइयाँ करते हैं। और विभिन्न जो आजकल युद्ध हो रहे हैं उनके पीछे का सबसे बड़ा रिलेटेड कारण है धर्म। इसके बारे में अपन अच्छे से समझेंगे। कल्चर के बारे में समझेंगे। पहचान की राजनीति क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो नेक्स्ट छठी यूनिट है, भारत की विदेश नीति। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विदेश नीति का दृष्टिकोण क्या है, उत्तर औपनिवेशिक विकासात्मक उदीयमान शक्ति और उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था में भारत की पहचान, भारत की भूमिका क्या है, भारत की इस टाइम पे वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। विदेश नीति की कंटिन्यूटी के बारे में, और इसमें जो चेंजेज हो रहे हैं फॉरेन पॉलिसीज में, जो टाइम टाइम पे जो चेंजेज हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। करंट से जोड़ के अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में सिद्धांत और निर्धारक तत्व, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, और भारत की न्यूक्लियर पावर नीति क्या है, भारत परमाणु संपन्न देश कैसे बना, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अपन समझेंगे। और अभी वर्तमान में न्यूक्लियर सुपर पावर में भारत का क्या स्थान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में कुछ देशों से संबंध स्थापित कैसे हुए भारत के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे भारत कैसे रिलेटेड करता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएन है, रूस है, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इनके साथ के संबंध अपन एक देश के दूसरे देश के साथ संबंध का डिस्कशंस करेंगे। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है बहुध्रुवीय दुनिया। जो दुनिया दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक सुपर पावर और जैसे मतलब अपन सिंपल लैंग्वेज में कहें तो विकसित देश एक तरफ और विकासशील देश एक तरफ है। इनके बीच की खाई कितनी बड़ी खाई है, इनके एक देश विकासशील देश विकसित देश किस प्रकार बन सकता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। भारत का संबंध यूएन से कैसे था और कैसे है, भारत का संबंध ब्रिक्स, आसियान, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन से भारत कैसे रिलेटेड करता है उन, और भारत का एडमिनिस्ट्रेशन से विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कैसा है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर भारत के पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है और किस प्रकार के संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है सार्क, गुजराल डॉक्ट्रिन, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या होती है इसके बारे में अपन अच्छे से समझेंगे। और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनी 2015 के बाद में, वो किस टाइप में बनी, अभी वर्तमान में मोदी सरकार की क्या पहल है, इसके बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की कार्यनीति क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व WTO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अभी जो करंट की जो विभिन्न प्रॉब्लम्स फेस आउट होती है भारत के सामने, जैसे समुद्री सुरक्षा, भारत के अगल बगल के समुद्र में किस प्रकार अपन भारत सिक्योरिटी कर रहा है, उसकी मतलब सिक्योरिटी करने का पर्पज क्या है और सिक्योरिटी किस प्रकार से हैंडल की जा रही है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पावर, सिक्योरिटी, पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रशासन और शरणार्थियों की जो सबसे बड़ी प्रबल समस्या है भारत के अंतर्गत, जैसे नेपाल से कुछ शरणार्थी आ रहे हैं, भूटान से कुछ शरणार्थी आ रहे हैं, अभी भी ये समस्याएं चली आ रही है। श्रीलंका से कुछ शरणार्थी भारत में निवास कर रहे हैं, उनसे कैसे निपटाया जा सकता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स पेश आउट होती है उनका कैसे निराकरण किया जाए, इनके बारे में अपन अच्छे से सिलेबस में डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। और इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसके बारे में अपन टॉपिक वाइज अच्छे से रिलेटेड करके अपन पढ़ेंगे।
और आजकल जो टेक्नोलॉजी के ज़माने में साइबर क्राइम होते हैं, उनके लिए क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। 7वीं जो यूनिट है, वो है भारत में राजनीतिक संस्थाएँ। इसमें क्या-क्या आता है? संविधान का निर्माण, औपनिवेशिक विरासत, भारत के संविधान के निर्माण में भारतीय राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीय योगदान, आंदोलनों का योगदान, ये अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे संविधान सभा का, वहाँ के वैचारिक अनबन क्या थी, संवैधानिक बहस क्या थी, इनके बारे में अच्छे से संविधान निर्माण में कितना समय लगा, कितना खर्चा आया, किस प्रकार से कौन-कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वो अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर संविधान का दर्शन करेंगे, इसके प्रस्तावना, प्रियम्बल, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। भारत में संविधानवाद, लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण और संतुलन, मौलिक संरचना पर बहस और संविधान में संशोधन, इसके बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर केंद्रीय कार्यपालिका, सेंट्रल कार्यपालिका क्या होती है, प्रेसिडेंट की क्या भूमिका होती है, प्राइम मिनिस्टर की क्या भूमिका होती है, कैबिनेट की क्या भूमिका होती है, ये अपन आगे विस्तार पूर्वक देखेंगे। पार्लियामेंट की स्ट्रक्चर्स क्या है, पार्लियामेंट की भूमिका क्या है, इसकी कार्य पद्धति क्या है और संसदीय समितियां क्या है, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा क्या है, एक जस्टिस रिवोल्यूशनरी को अपन अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि भाई इंडिया का जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप का है, उसके बारे में न्यायिक सक्रियता क्या है, इसके बारे में न्यायिक सुधार आगे जस्टिस प्रणाली में कैसे-कैसे सुधार किए जा सकते हैं, भविष्य में किस प्रकार के सुधार हो सकते हैं, इसके बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। राज्यों में कार्यपालिका, विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल के बारे में अपन आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। भारत में फेडरलिज्म की व्यवस्था क्या है, उसके बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। फेडरलिज्म व्यवस्था को अपन डीपली पढ़ेंगे, डीपली रिसर्च करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे कि फेडरलिज्म वाकई में है क्या और इसका क्या योगदान है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस में, इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। फिर निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, भारत का इलेक्शन मोड क्या है, इलेक्शंस आयोग की क्या भूमिका है, निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन कैसे होता है, इनके नियम क्या है, चुनाव में सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर स्थानीय शासन संस्थाएं, कार्य पद्धति सुधार, पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका व्यवस्था, पंचायत स्तरीय व्यवस्था, इनके बारे में, स्थानीय शासन व्यवस्था के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। किस प्रकार स्थापना हुई थी, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सब टॉपिक वाइज अपन एक एक दिन का एक एक टॉपिक लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिर संवैधानिक तथा संवैधानिक निकाय क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि के अनुच्छेद 148 क्या है, उसके अंतर्गत किस प्रकार दिया गया है, एसटी एससी आयोग क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कैसे हुई थी, कब स्थापना हुई थी, इसमें कितने सदस्य हैं, कितने अध्यक्ष होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये अपने 7वीं यूनिट के अंतर्गत की दिया गया है। 8वीं यूनिट में भारत की राजनीतिक प्रक्रियाएं दी गई है। अब ये प्रक्रियाएं क्या होती है, राज्य की अर्थव्यवस्था क्या होता है, विकास क्या होता है, भारतीय राज्य की प्रकृति, अभी वर्तमान में राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य एडमिनिस्ट्रेशंस का स्टेज क्या है, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। विभिन्न प्लानिंग मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर न्यू इकोनॉमी थिंकिंग क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, सोशल और इकोनॉमी कंडीशंस ग्लोबलाइजेशंस की क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहचान की राजनीति जो अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, धर्म और जनजाति, क्षेत्र और भाषाएं, ये कैसे समाज से रिलेटेड होती है और इनका शासन में क्या इफेक्ट पड़ता है, इनके बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। सामाजिक आंदोलन, दलित, जनजातीय, महिला, किसान, श्रमिक आंदोलन, किस प्रकार से आंदोलन हुए थे, वहाँ उस टाइम पे क्या समस्याएं थी, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए
व्यक्तियों ने किस प्रकार आंदोलन किए थे, इनका क्या बाद में इफ़ेक्ट पड़ा एडमिनिस्ट्रेशंस में, इनका अच्छे से डिस्कस करेंगे। नागरिक समाज और गैर दलीय सामाजिक संघ, गैर सरकारी संगठन और सामाजिक अभियान समूह, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्षेत्रीयकरण क्या है, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। राजनीतिक और आर्थिक इकाई के रूप में राज्य की क्या परिभाषाएँ हैं, राज्य का क्या क्षेत्र है और क्षेत्रीय विषमताएँ क्या है, इनके बारे में अच्छे से। नए राज्यों की मांग क्यों होती है, समय-समय पे नए, जैसे लाइक एज तेलंगाना बना और पहले गोवा बना था, फिर उत्तराखंड बना था और बिहार से झारखंड अलग हुआ, क्यों हुआ, इनके पीछे के क्या कारण थे, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर भारत में जेंडर के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, राजनीतिक दलों की विचारधाराएँ क्या है, सामाजिक आधार क्या है, राष्ट्रीय दल क्या है, राज्य स्तरीय दल क्या होते हैं, इनकी क्या भूमिकाएँ होती है, इलेक्शंस में क्या भूमिकाएँ होती है, शासन चलाने में क्या भूमिकाएँ होती है और सरकार बनाने में क्या भूमिका होती है, इनके बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। सहभागिता, चुनावी प्रतिद्वंद्विता क्या होती है, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या होता है और उभरती हुई प्रवृत्तियाँ क्या होती है, ये इलेक्शंस मोड के अंतर्गत अपन अच्छे से यूनिट वाइज देखेंगे। फिर अपनी नेक्स्ट यूनिट आती है लोक प्रशासन। इसके अंतर्गत अपन लोक प्रशासन का अर्थ, विकास, लोक और निजी प्रशासन, उपागम प्रणाली, सिद्धांत, निर्णय निर्माण प्रक्रियाएं, पारिस्थितिकी उपागम, यानी कि एक तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट टर्म्स में कहूँ मैं तो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, अच्छे से ब्यूरोक्रेसी को अपन डिफाइन करेंगे, समझेंगे। लोक प्रशासन के सिद्धांत और अवधारणाएं देखेंगे। लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंधन, उदारीकरण, वैश्वीकरण युग में लोक प्रशासन की बदलती हुई प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इनके रूल्स क्या है, इनके थ्योरी क्या है, इनके सिद्धांत क्या है, इनके बारे में वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, अधिकारी तंत्र सिद्धांत और मानव संबंध सिद्धांत के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। संगठन का प्रबंधन क्या होता है, नेतृत्व तथा अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेशंस क्या होता है, इसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सिद्धांत और नियम, चेस्टर बर्नार्ड के संप्रेषण का नियम, इनको अच्छे से देखेंगे। संगठन के सूचना प्रबंधन के सिद्धांत को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। उद्देश्य आधारित प्रबंधन, पीटर ड्रेकर की थ्योरी क्या है, मेरी पार्कर फोलेट की थ्योरी क्या है, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अपनी जो लास्ट यूनिट रहेगी वो 10 यूनिट रहेगी। भारत में जो लोक नीति, लोक प्रशासन है, उसकी क्या भूमिका है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। शासन की विधियाँ क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। शासन, सुशासन, लोकतंत्र शासन, राज्य की भूमिका क्या होती है, नागरिक समाज की स्थापना में व्यक्ति और समाज की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण, नियंत्रण और संतुलन, इसकी थ्योरी को अपन अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। कार्यपालिका पे विधायिका का नियंत्रण क्या हुआ है और कार्यपालिका और विधायिका पे न्यायपालिका का क्या नियंत्रण है, इसके बारे में अपन अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। बजटीय नियंत्रण क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। संसदीय समितियाँ क्या होती है और संसदीय समितियों की भूमिका क्या होती है, इनकी कार्यप्रणाली प्रणाली क्या होती है, इनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायिक नियंत्रण क्या है, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और प्रशासनिक कल्चर क्या होता है, भ्रष्टाचार जो आजकल की विगत समस्या है, इसकी शासन एडमिनिस्ट्रेशन स्थापना में क्या भूमिका होती है और भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेसी को कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रशासनिक सुधार क्या होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है संवैधानिक तंत्र में सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार क्या है। एक कंज्यूमर कस्टमर का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, सिटीजन चार्टर क्या है, शिकायत निवारण प्रणाली क्या है और ओम्बुड्समैन थ्योरी क्या है, लोकपाल, लोकायुक्त, इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद में प्लानिंग कमीशंस की स्थापना और प्लानिंग कमीशंस का विकास अपन अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें भी केंद्रीकृत योजना, विकास के लिए योजना, सतत विकास और ई गवर्नेंस, NITI आयोग के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। और विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीतियाँ क्या है, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा और विभिन्न
MNRIEGANHRMITE के विशेष संदर्भ में लोक नीतियाँ क्या है, इनकी भूमिकाएँ क्या होती है, इनको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर लोक नीति की निगरानी और मूल्यांकन, शासन विधि को उत्तरदायी बनाने की क्रियाविधि, सुनवाई, ऑडिट क्या है, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये अपने सिलेबस को 10 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है और सभी यूनिट्स को टॉपिक वाइज अपन डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक को एक बार अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, फिर उनके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार अपनी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।